Hello students, this is lecture number 3 of surface chemistry. In the first lecture we did introduction of adsorption, and in the second lecture we did types of adsorption. Now we will discuss another important topic, that is adsorption isotherm. एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म के जो दो वर्ड्स हैं, एड्जॉर्प्शन ये तो हमें क्लियर हो गया, एक्यूमुलेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस ऑफ एड्जॉर्बेंट इज कॉल्ड एड्जॉर्प्शन. आइसोथर्म भी आपका पढ़ा हुआ टर्म है. कहाँ पढ़ा था हमने ये? जब हमने गैसेस स्टेट ऑफ मैटर की बात करी थी तब हमने कहा था, बॉयल्स लॉ पढ़ा था अगर आपको याद हो, और बॉयल्स लॉ में हमने कहा था कि अगर हम कांस्टेंट टेम्परेचर पे ग्राफ्स ड्रॉ करते हैं तो जो ग्राफ ऑब्टेन होते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं आइसोथर्म. आइसो मीन्स सेम, कांस्टेंट, थर्म इज फॉर टेम्परेचर. तो जब कांस्टेंट टेम्परेचर पे हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो कहलाते हैं एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म. अब ये ग्राफ हम ड्रॉ करते क्यों हैं? ग्राफ हम इसलिए ड्रॉ करते हैं ताकि हम वेरिएशन निकाल पाएँ कि कितना अमाउंट ऑफ गैस जो है वो एड्जॉर्ब हो रहा है ऑन द सरफेस ऑफ एड्जॉर्प्शन विथ प्रेशर. यानी अगर हम प्रेशर को चेंज कर रहे हैं तो क्या अमाउंट ऑफ गैस जो है वो वेरी कर रहा है, उसका एड्जॉर्प्शन वेरी कर रहा है, और कांस्टेंट टेम्परेचर पे ही हम ये बात करेंगे, राइट. तो यहाँ पे एक ग्राफ प्लॉट करेंगे हम. एक्स एक्सिस पे हमने प्रेशर ले रखा है और वाई एक्सिस पे हमने लिया है अमाउंट ऑफ गैस जो एड्जॉर्ब्ड हो रही है पर ग्राम ऑफ एड्सॉर्बेंट. और जो ग्राफ हमारे पास आ रहा है वो ग्राफ यूजुअली बुक्स में गिवन रहता है, और वो है एड्सॉर्प्शन ऑफ नाइट्रोजन ऑन द सरफेस ऑफ चारकोल, राइट. प्रेशर के साथ साथ फिक्स टेम्परेचर पे किस तरह से ग्राफ आते हैं. तो हमें पता है कि जो एड्सॉर्प्शन है, ली चाटलियर प्रिंसिपल की जब हम बात करते हैं, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है. तो जितना हम प्रेशर बढ़ाते जाएंगे उतना अमाउंट ऑफ गैस जो एड्सॉर्ब हो रही है सरफेस पे वो वेरी करता चला जाएगा. अच्छा, एक पॉइंट और इम्पॉर्टेंट है कि हम यहाँ पे गैस के एड्सॉर्प्शन की बात कर रहे हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है ना. हम गैस के एड्सॉर्प्शन की बात कर रहे हैं. तो अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो कुछ ये ग्राफ हमारे पास आता है. अब ये ग्राफ क्या शो कर रहा है कि एज द प्रेशर इंक्रीजेस, ये प्रेशर अगर इंक्रीज कर रहा है, हम अलग अलग एक्स एक्सिस पे अगर प्रेशर निकालेंगे तो प्रेशर इधर इंक्रीज करेगा कि जीरो से अगर हमने स्टार्ट किया से 0 ATM या 0 बार जो भी हम यूनिट ले रहे हैं, या 1 या 2, तो एज ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर द अमाउंट ऑफ गैस एड्सॉर्ब्ड इज ऑल्सो इंक्रीजिंग. लेकिन फिर होगा क्या, इसमें होता क्या है कि एक ऐसा पॉइंट आता है, फिर हम चाहे जितना भी प्रेशर बढ़ाएं, एड्सॉर्प्शन का फिनोमेना जो है वो, या एड्सॉर्प्शन का जो रेट है वो चेंज नहीं होता, या जो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन है वो फिर कांस्टेंट या फिक्स हो जाता है. उसी को हम इक्विलिब्रियम कंडीशन कहते हैं. तो ये जो हमने ग्राफ, फर्स्ट ग्राफ ड्रॉ किया है, इसको हम कह देते हैं, हमने इसे बनाया है 273 केल्विन पे. यानी किसी भी पॉइंट पे अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, 273 केल्विन होगा. अब अगर हम टेम्परेचर को चेंज कर दें, से हमने टेम्परेचर ले लिया 244 केल्विन, तो हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं, तो यू कैन सी के 244 केल्विन जो है वो इससे छोटी वैल्यू है. यानी अगर हम टेम्परेचर को घटाते हैं और अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है, अमाउंट ऑफ गैस एड्सॉर्ब जो है वो भी इंक्रीज होता जाता है. एक्सोथर्मिक प्रोसेस से फिर याद रखिएगा कि लो टेम्परेचर जो है वो फेवरेबल है, और अगर टेम्परेचर हमने और कम रखा तो जो एड्सॉर्प्शन का फिनोमिना है वो और बढ़ जाएगा. यानी अमाउंट ऑफ गैस जो एड्सॉर्ब हो रही है वो, अगर हमने कहा कि हमने उसको 195 केल्विन पे अगर हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, तो वी कैन सी कि टेम्परेचर को डिक्रीज करने से और प्रेशर को इंक्रीज करने से जो अमाउंट ऑफ गैस है वो क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, ठीक है. समझने के लिए अगर हम इन लाइंस को यहाँ तक एक्सटेंड कर लें, तो अगर हम इस प्रेशर पे बात करें कि अगर प्रेशर ये है और अगर टेम्परेचर ये है 273 केल्विन, राइट, तो जो अमाउंट ऑफ गैस एड्सॉर्ब हो रहा है वो देखिए इतना आ रहा है, राइट. और अगर हमने प्रेशर को बढ़ा दिया, प्रेशर हमने यहाँ तक ले आए 2, ठीक है, तो 270 पे जो इसी सेम टेम्परेचर पे ही हम बात कर रहे हैं, जो गैस एड्सॉर्ब हो रही है वो इतनी आ रही है, यानी उसका अमाउंट बढ़ गया. और अगर 3 हमने वैल्यू ले ली है प्रेशर की, तो यू कैन सी कि जो अमाउंट ऑफ गैस है वो इसके वाई एक्सिस के पैरेलल वाला में देखना है, ये अमाउंट ऑफ गैस और बढ़ गया, राइट. और अगर टेम्परेचर को हमने डिक्रीज कर दिया, टेम्परेचर यहाँ पे देखिए 273 केल्विन का मतलब क्या हुआ, ये 0 डिग्री सेल्सियस है, और टेम्परेचर को हम घटा रहे हैं, 244 केल्विन को अगर हम सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे तो -29 डिग्री सेल्सियस ही आएगा टेम्परेचर, ठीक है. तो हमने टेम्परेचर को और डिक्रीज किया, टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो अमाउंट ऑफ गैस और एड्सॉर्ब होगी. तो सेम प्रेशर पे अगर हम बात करेंगे, हमने जो 3 यहाँ पे वैल्यू दी थी, इस पर अगर हम बात करें तो देखिए प्रेशर 244 केल्विन पे प्रेशर उतना ही है, लेकिन ये अमाउंट ऑफ गैस पहले तो इतना आ रहा था, अब ये इतना और
बढ़ के आ रहा है, राइट। और टेम्परेचर को अगर हमने और डिक्रीज़ किया तो अमाउंट ऑफ गैस जो है वो और ज़्यादा एड्सॉर्ब होगी ऑन द सर्फेस ऑफ एड्सॉर्बेंट। तो कंक्लूजन क्या निकला कि एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म्स, क्योंकि हमने कई सारे टेम्परेचर पे ये कर्व ड्रॉ किए हैं, ठीक है ना, लेकिन जब हम वैल्यूज़ निकालेंगे तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ही निकालेंगे वैल्यूज़ को। तो एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म कहते हैं कि द वेरिएशन ऑफ द अमाउंट ऑफ द गैस एड्सॉर्ब्ड बाय द एड्सॉर्बेंट with pressure at constant temperature can be expressed by means of a curve, and this curve is only called adsorption isotherm at a particular temperature, ठीक है ना। यानी इस टेम्परेचर पे हम बात कर रहे हैं कि कितना अमाउंट ऑफ गैस एड्सॉर्ब हो रहा है, इसी को हम एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म कहते हैं। अब हम फोकस करेंगे किस पे, फ्रेडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म कि फ्रेडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म क्या कहती है। फ्रेडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म बेसिकली एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करती है किसके बीच में, प्रेशर के बीच में और x/m के बीच में। अब ये x/m क्या है, ये बेसिकली है क्वांटिटी ऑफ द गैस एड्सॉर्ब्ड बाय यूनिट मास ऑफ सॉलिड एड्सॉर्बेंट, राइट। तो प्रेशर और x/m में जब हम ग्राफ को ड्रॉ करते हैं और जो रिलेशनशिप आती है, जो फॉर्मूला हमारे पास आता है, उसी को ही हम बोलते हैं फ्रेडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। और इस रिलेशनशिप को हम किस तरह से फॉर्मूला के फॉर्म में लिख सकते हैं, वो है x/m इज इक्वल टू k p रेज टू द पावर 1/n, ठीक है। अब इसमें हमें वेरिएबल्स को समझना है कि यहाँ पे वेरिएबल्स क्या हैं, और फिर हम ग्राफ बना के और डिटेल में समझेंगे। जो x है, यहाँ पे x है मास ऑफ द गैस एड्सॉर्ब्ड, ठीक है, और जो एड्सॉर्ब्ड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एड्सॉर्बेट। तो बेसिकली हम इसको ये भी कह सकते हैं, दिस इज मास ऑफ एड्सॉर्बेट, एड्सॉर्बेट का मास आएगा, ठीक है। और m यहाँ पे क्या होगा, m होगा मास ऑफ सरफेस मटेरियल, जिसकी सरफेस पे जाके सारे मॉलिक्यूल्स या मॉलिकुलर स्पीशीज़ एडियर हुए होंगे। तो मास ऑफ सरफेस मटेरियल है, और इसको हम और क्या बोल सकते हैं, हम इसको बोल सकते हैं एडसॉर्बेंट, ठीक है। k एंड 1/n यहाँ पे कांस्टेंट है, और ये अलग अलग गैसेस के लिए अलग अलग हैं, यानी जो इनकी वैल्यूज़ है वो किस पे डिपेंड करेगी, डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ गैस पे भी, और जो हमारा एड्सॉर्बेंट है उस पे भी। तो डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट, यानी जिसकी सरफेस पे स्टिक हुए हैं, एड्सॉर्बेंट, एज वेल एज नेचर ऑफ गैस एंड नेचर ऑफ गैस, इन दोनों पे डिपेंड करेगा। और P बताने की ज़रूरत नहीं है कि P यहाँ पे क्या होगा, P होगा प्रेशर। तो ये है फ्रेडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म का रिप्रेजेंटेशन, x/m इज इक्वल टू k, p और 1/n। अब अगर हमें k और 1/n पता हो, यानी जो कांस्टेंट हैं अगर हमें वो पता हो, तो हम निकाल सकते हैं कि प्रेशर को चेंज करने से x/m की वैल्यू, x/m है क्या, वही कि कितनी गैस जाके एड्सॉर्ब हो रही है सरफेस पे एड्सॉर्बेंट की, हम ये वैल्यू निकाल सकते हैं x/m। आर यू गेटिंग कि अगर हमारे पास k और 1/n की वैल्यूज़ हों जो कांस्टेंट है, हर गैस के लिए फिक्स है, तो अगर ये दो चीज़ें हमें पता हैं तो x/m हम क्या कह रहे हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर है। यानी जैसे जैसे हम प्रेशर को इंक्रीज करते जाएंगे, जो मास ऑफ द गैस एड्सॉर्ब हो रही है ऑन द सर्फेस ऑफ एड्सॉर्बेंट वो बढ़ती चली जाएगी। अब अगर हमें इस इक्वेशन में k और n की वैल्यूज़ निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन का लॉग ले लेते हैं, राइट। हम दोनों साइड में इक्वेशन का लॉग ले रहे हैं, तो लॉग x/m, और जब हम इसको लिखेंगे तो ये होगा हमारा लॉग a इंटू बी, और a इंटू बी को जब हम ओपन करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा लॉग k, यानी कि a प्लस बी हो जाएगा, लॉग a प्लस लॉग b, तो दिस विल बिकम लॉग k, और प्लस आ जाएगा, ये पावर नीचे आ जाएगी 1/n, और ये जो p है ये हो जाएगा लॉग p। तो दिस इक्वेशन कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ लॉग कुछ इस तरह से, लॉग x/m इज इक्वल टू लॉग k प्लस 1/n लॉग p। अब इसको हम कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन से,
तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम 1 पॉइंट स्लोप इक्वेशन से इसको कंपेयर करेंगे। तो ये y आ रहा है, यानी y एक्सिस पे हमारा क्या आ जाएगा, log x बाई एम। जब हमने ये ग्राफ प्लॉट किया है, एज यू कैन सी ये y एक्सिस है और y एक्सिस पे क्या आ रहा है, log x बाई एम। ठीक है, और उसके बाद log k जो है, ठीक है, उसको हम इंटरसेप्ट लेंगे क्योंकि ये इंडिपेंडेंट फंक्शन है, इक्वेशन का इंडिपेंडेंट फंक्शन है, तो ये हमारा इंटरसेप्ट हो जाएगा। और 1 बाई एन लॉग के जो है, लॉग पी जो है हमारा, उसमें हम लॉग पी को क्या करेंगे, एक्स एक्सिस पे लेंगे। ठीक है, ये m हो गया इंटू एक्स, तो ये x एक्सिस पे हमारा लॉग पी आ जाएगा। तो हमने जो ये ग्राफ ड्रॉ किया है, इसमें हमने x एक्सिस पे लॉग पी लिया हुआ है। ये आपके एनसीईआरटी में भी ड्रॉ है, किस तरह से x और y एक्सिस हमने निकाली है वो आपने यहाँ पे देख लिया, और y एक्सिस पे हमने लॉग x बाई एम ले लिया। ठीक है, और जो log k है वो हमारा इंटरसेप्ट होगा, हमने बात कर ली थी, ये इंटरसेप्ट हो गया, यानी c पार्ट आ गया इस इक्वेशन का, ये c पार्ट हो रहा है और ये log k आ रहा है। अब इंटरसेप्ट, अब हम y एक्सिस पे ये एक पॉइंट ले लेते हैं, हमें इंटरसेप्ट दिखाना है, ये इंटरसेप्ट आ जाएगा और इंटरसेप्ट से स्लोप ड्रॉ करेंगे, और जो स्लोप आएगा वो पॉजिटिव स्लोप होगा क्योंकि यहाँ जो वैल्यू है वो क्या है, पॉजिटिव में, प्लस 1 बाई एन है। तो हमने स्लोप ड्रॉ कर दिया और इस तरह से हम जो लॉग के की हम बात कर रहे हैं और हम 1 बाई एन की बात कर रहे हैं, हम इससे वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेंगे। अब एक और ग्राफ है जो आपको समझना है कुछ चीज़ों को समझने के लिए। 1 बाई एन जो हम निकालेंगे इधर इस ग्राफ से, वो 1 बाई एन की जो वैल्यू है, वो 1 बाई एन की वैल्यू कैन बी बिटवीन 0 to 0 and 1। ठीक है, 0 और 1 के बीच में हो सकती है। 1 बाई एन में हम कुछ भी लिखेंगे तो जो वैल्यूज़ आएंगी वो 0 से 1 के बीच में होंगी, और प्रोबेबल वैल्यूज़ या प्रोबेबल रेंज भी दी रहती है जो एनसीईआरटी में दे रखी है, उसको भी आप ध्यान रखिए कि प्रोबेबल रेंज जो इसमें है, जैसे 0 to 1 तो हमने एक पूरी एक रेंज ले ली, लेकिन वो प्रोबेबल रेंज क्या है, 0.1 से लेके 0.5 तक की प्रोबेबल रेंज है। अब हमने एक और ग्राफ ड्रॉ किया है ये दिखाने के लिए कि अगर हम प्रेशर को इंक्रीज़ करते हैं तो जो गैस एड्जॉर्ब हो रही है उसमें किस तरह से चेंज आता है। तो हमने कहा था कि ली चैटले प्रिंसिपल ये कहता है कि जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे गैस का एड्जॉर्प्शन जो है एड्जॉर्बेंट की सरफेस पे बढ़ता जाता है। ठीक है, इसमें भी हमने यही किया है, एक्स एक्सिस पे हमने यहाँ पे प्रेशर ले लिया है और वाई एक्सिस पे हमने रेशियो ले लिया है एक्स बाई एम का। आप देखिए जब हम ये ग्राफ प्लॉट करना शुरू करेंगे तो ये देखिए क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम प्रेशर इंक्रीज़ कर रहे हैं वैसे वैसे एक्स बाई एम बढ़ता जा रहा है, एक्स बाई एम बढ़ता जा रहा है, ये वैल्यू बढ़ रही है। यानी ये बिल्कुल ली चैटले प्रिंसिपल से निकल आ रहा है कि एक्स बाई एम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पी के। यहाँ इस इक्वेशन में जो हमने फ्रेडरिक एड्जॉर्प्शन इक्वेशन में समझा था कि x बाई एम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p है, तो अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p आ रहा है तो इसका मतलब यहाँ 1 बाई एन की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ पे 1 बाई एन की वैल्यू जो आएगी वो 1 आएगी, राइट। तो 1 अपॉन 1 कितना हो जाएगा, 1, तो x बाई एम हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p। ठीक है, और ये जो सिचुएशन होगी, अभी प्रेशर लो है, ये जो यहाँ हम चल रहे हैं प्रेशर हम भले ही इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो हमने 0 से स्टार्ट किया है, अभी प्रेशर लो है। ठीक है, उसके बाद एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि हम प्रेशर बढ़ाते जा रहे हैं, हम इधर एक्स एक्सिस पे मूव कर रहे हैं, इट मीन्स प्रेशर बढ़ रहा है। तो जब हम प्रेशर बढ़ाते जाएंगे तो देखिए क्या हो रहा है, जो कर्व जा रहा था ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो गया है, एक्स एक्सिस के पैरेलल आ रहा है, और ये जो कंडीशन है ये वाले पॉइंट से ये कहलाता है हाई प्रेशर। अब जब प्रेशर हमने बहुत बढ़ा दिया, राइट, और जो कर्व है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो रहा है, तो ये शो कर रहा है कि जो अब प्रेशर है वो रेस टू द पावर 0 लिखा हुआ है, जो ये शो कर रहा है कि जो एड्जॉर्प्शन का प्रोसेस है वो इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेशर हो गया है। काइनेटिक्स आप पढ़ के आए हैं, जब हम लिखते हैं कोई भी यहाँ पे वैल्यू उसके ऊपर रेस टू द पावर 0 लगा देते हैं तो वो ये शो करता है कि ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन को बेसिकली शो करता है, और ये शो करता है कि वो जो रेट ऑफ द रिएक्शन है वो इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन हो गया है। तो जो एड्जॉर्प्शन हो रहा है वो इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेशर चल रहा है, यानी अब हम कितना भी प्रेशर यहाँ पे बढ़ाएं एड्जॉर्प्शन नहीं बढ़ेगा, राइट। तो हाई प्रेशर पे ये चीज़ हो रही है कि एड्जॉर्प्शन बिल्कुल हमारा कांस्टेंट हो चुका है। और एक पॉइंट यहाँ पे और मेंशन किया है जो मेंशन कर रहा है इंटरमीडिएट प्रेशर, यानी लो प्रेशर और हाई प्रेशर के बीच वाला प्रेशर आ रहा है, कुछ इंटरमीडिएट प्रेशर। और इंटरमीडिएट प्रेशर पे 1 बाई एन की वैल्यू जो होती है वो 1 से लेके 0 तक होती है, राइट। और वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि x बाई एम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p 1 बाई एन होगा।
यहाँ पे P जो है 1 था और यहाँ पे क्या हो रहा है, अब P की वैल्यू हम घटाते ले जा रहे हैं, यानी 1 से लेके हमें 0 तक ले जाना है। तो यहाँ जो है वो कहीं इन बिटवीन वैल्यू आ जाएगी और उसके बाद क्या होगा, एक सैचुरेशन पॉइंट के बाद क्या होगा, जो प्रेशर है वो रेज़ टू द पावर 0 लिखा हुआ है, यानी 1/n जो है वो अब 0 हो चुका है। तो ये वाला जो पॉइंट है, जो इंटरमीडिएट प्रेशर है, इसको हम सैचुरेशन प्रेशर भी बोल सकते हैं। सैचुरेशन प्रेशर का मतलब है एक ऐसा पॉइंट आ चुका है जिसके बियॉन्ड अब हम कितना भी प्रेशर इंक्रीज करें, जो एड्जॉर्प्शन है गैसेस का, गैसेस के लिए ही हम बात कर रहे थे, जो एड्जॉर्प्शन है गैसेस का, उसकी वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो आई होप ये दोनों ग्राफ आपको क्लियर हो गए होंगे जो हमने फ्रेडलिक एड्जॉर्प्शन इक्वेशन के लिए या आइसोथर्म के लिए ड्रॉ किए हैं। और ये सारे जो ग्राफ ड्रॉ हुए हैं ये सब कांस्टेंट टेम्परेचर पे ड्रॉ हुए हैं, इसीलिए इसको हम बोल रहे हैं आइसोथर्म्स। एक कंक्लूजन इससे और निकल रहा है, वो ये कि जो x/m की वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करेगी, वो डिपेंड करेगी पावर ऑफ p, जो भी पावर ऑफ p है। यहाँ p की पावर 1 है, यहाँ p की पावर 1/n हो गई है ना, और यहाँ जो पावर की हम बात कर रहे हैं वो 0 आ गई। तो x/m डिपेंड्स ऑन द पावर ऑफ p, या वो जो वैल्यू आ रही है जो p के ऊपर पावर है उसकी वैल्यू पे डिपेंड करेगी। और अब अगर हम इसका एक ड्रॉबैक भी डिस्कस कर लें कि ड्रॉबैक क्या है, तो हम ड्रॉबैक क्या यहाँ पे निकाल सकते हैं। ठीक है, जितनी भी ये सारी कंडीशंस हैं इनको एक्सपेरिमेंटली सपोर्ट किया गया है, यानी एक्सपेरिमेंट्स करके देखे गए और एक्सपेरिमेंट्स में ही ये चीज़ निकल के आई कि जैसे जैसे ये जो आइसोथर्म है ये अप्रोच करने लगते हैं ये हाई टेम्परेचर पे, तो इनमें सैचुरेशन आ जाता है, जो भी हमने बात करी है सैचुरेशन यहाँ पे आ चुका है। तो जैसे जैसे ये हाई टेम्परेचर पे पहुँचते हैं इनमें सैचुरेशन आ जाता है। अब ये सैचुरेशन क्यों आ रहा है, ठीक है, ये हाई प्रेशर पे किस तरह से बिहेव करेगा एड्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस का फिनोमिना, इसके बारे में फ्रेडलिक एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म कोई भी बात नहीं करती है। बस एक सर्टेन रेंज ऑफ प्रेशर पे ही, या ये कहें कि एक सर्टेन रेंज ऑफ प्रेशर पे ही ये जो एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म है ये वैलिड है, और हाई प्रेशर पे ये कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रही, यानी कि इट फेल्स एट हाई प्रेशर, कि सैचुरेशन पॉइंट के बाद वाली जो स्टोरी है उसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है। तो दिस इज़ द ड्रॉबैक ऑफ फ्रेडलिक एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। तो आई होप ये टॉपिक आपको डिटेल में क्लियर हो गया होगा, ग्राफ्स क्लियर हो गए होंगे जो एनसीईआरटी में दे रखे हैं। लेकिन आपसे 1 मार्क का ही क्वेश्चन यूजुअली पूछा जाता है, अगर पूछा जाता है, जिसमें आपको डेफिनेशन लिखनी होती है कि फ्रेडलिक एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म क्या है और ये इक्वेशन आपको बतानी है, दैट्स इट। उसमें ये भी बताना होगा ऑफ कोर्स कि जो वेरिएबल्स हमने यूज़ किए हैं वो वेरिएबल्स क्या हैं, वेरिएबल्स भी आपको एक्सप्लेन करने पड़ेंगे कि x क्या है, m क्या है, k क्या है, p और 1/n जो भी हमने ले रखा है उसमें वेरिएबल्स, वो वेरिएबल्स क्या डिनोट कर रहे हैं, क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने ग्राफ को भी अच्छे से समझ लिया। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।